मन की बात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने पकड़ी और रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में जनसभा करके कांग्रेस को घेरा। डबल इंजन सरकार के कामकाज का किया जिक्र। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। जम्मू में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री का कांग्रेस, एनसी और पीडीपी खानदानों पर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस वाले पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाते थे। भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि। शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत पर इजरायली बमबारी में हुआ ढेर। संगठन मुख्यालय पर ताबड़तोड़ हमलों में मारे गए कई अन्य कमांडर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, ऐसे देश की क्या करे बात जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को दी पनाह। मूडा घोटाले को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष। सीएम सिद्धरामैया और कांग्रेस नेतृत्व से पूछा, क्यों होने नहीं दे रहे मामले की निष्पक्ष जांच। घोटाले में मुख्य आरोपी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए पीएम ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में
भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही एकता नहीं है तो गुटबाजी के बीच वो दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य में दलाल और दामाद का बोलबाला था। कांग्रेस ने लूट खसोट ही नहीं की बल्कि बड़ी ही बेशर्मी से उसका बचाव भी किया। ऐसे में कांग्रेस के वादों और इरादों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई?
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद राम मंदिर का निर्माण तुरंत होना चाहिए था। कांग्रेस ने इसमें कई रोड़े अटकाए। देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुक्कल जी, और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। तो जनादेश से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। लेबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने अपने प्रमुख हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत की पुष्टि कर दी है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा किया था। नसरुल्लाह को दक्षिणी बेरूत में बमबारी के दौरान ढेर किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं। हमले में दक्षिणी बेरूत के जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया, वहां से हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। और अब अगली खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। और देश के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से उनकी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। 1988 में भारतीय बंदरगाहों पर जहाज़ों का टर्न अराउंड समय 28 दिन था और आज ये कम होकर मात्र 0.9 दिन रह गया है। अमेरिका में टर्न अराउंड समय 1.5 दिन, ऑस्ट्रेलिया में 1.7 दिन और सिंगापुर में 1 दिन है। इस तरह भारत कई विकसित देशों की तुलना में आगे निकल गया है। 9 बंदरगाहों को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है, जो देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार को दर्शाता है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मिली इन उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया जाता है। ये प्रगति व्यापार और लॉजिस्टिक्स में वैश्विक नेता बनने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें
वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने छात्राओं को संबोधित किया, सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा कानूनी पेशेवरों से परिवर्तन का वाहक बनने का आग्रह किया। I admire the efforts of NALSAR in taking care of issues concerning disability, access to justice, prison and juvenile justice, and legal aid. I am happy to note that NALSAR has set up an animal law center. It reminds me of my tenure as the Minister of Department of Fisheries and Animal Resources Development in Orissa nearly 20 years ago. I expect the younger generations to protect animals and birds, trees and water bodies as necessities for well-being of the humanity. NALSAR's Animal Law Center is a good step in that direction. खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि कर्नाटक के मूडा घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार घिरती जा रही है और इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्वयं आरोपी हैं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राज्य की कांग्रेस सरकार मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा डाल रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेतृत्व से मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में एक सिटिंग IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है, ये तो एक पक्ष है। सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभ संधि दिखाई पड़ रही है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे न छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वो हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी PM के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का जवाब भी देंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 महीने में आज दूसरी बार पटना पहुंचे और इस दौरान जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी की अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और साथ साथ पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना में एक कार्यक्रम में पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रति अपने सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आज हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। जहां ओलंपिक्स को पूरे
पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, इंडिया भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और गुवाहाटी के कॉटन विश्वविद्यालय में भारत जापान शिक्षा का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडो जापान बिजनेस काउंसिल और कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर कॉटन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू थे। किरेन रिजिजू ने इस पहल को भारतीय छात्रों को जापान में करियर के अवसर प्राप्त करने में मददगार बताया। This India-Japan Business Council organized conference here in Guwahati is a great initiative because the Northeast India has a great potential to attract investment and other support, and Japan is a perfect country to provide all the requirements for the Northeastern region, and Northeastern youth also can see their future towards Japan in many fields, in academic, business and cultural spheres. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई दूरदर्शन केंद्र में एक पेड़ मां के नाम पहल में भाग लिया। उन्होंने डीडी तमिल स्टेशन परिसर में मां के सम्मान में एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा ली और दूरदर्शन केंद्र के स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के सवाई माधोपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण दिवस का आयोजन हुआ। शिविर में महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण युक्त खानपान, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने की सलाह दी गई। इसके अलावा गर्भावस्था के बाद भी जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखा जाना है, इस विषय में भी जरूरी जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हमारे यहाँ पर पोषण माह चल रहा है, इससे संबंधित कई तरह की गतिविधियां करवाई हमने। रैली निकलवाई है, पोषण सप्ताह मनाया गया है, फिर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई है। होने वाले बच्चों को अन्नप्राशन खिलाया गया। 2 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसके अंदर जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं हैं, वो बच्चों को उनके अभिभावकों को पोषण के बारे में जागरूक करती है, उन्हें विभिन्न पोषण के बारे में जानकारी। हम पोषण से संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट्स को लेके लोगों को, कम्युनिटी को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसके अंदर हम महिलाओं की प्रजनन संबंधी जो आयु है, क्या राइट टाइम पे उनको रिप्रोडक्शन फेज में जाना चाहिए, प्रसव पूर्व उनको क्या देखभाल करनी चाहिए स्वयं की, और प्रसव के बाद में जो बच्चा हो जाए और स्वयं की जो धात्री महिलाएं उनको क्या देखभाल करनी चाहिए, उनसे कुपोषण संबंधित उनके वजन है, उनकी लंबाई है, उनकी भी पूरे जिले में मॉनिटरिंग की गई। मिलेट के बारे में जानकारी दी गई, जो मोटा अनाज है उसको कैसे हम अपने रेगुलर जो खान पान है उसमें समावेश करके हम कुपोषण से बच सकते हैं, एनीमिक होने से बच सकते हैं, इस संबंध में जागरूक किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।